आप सभी लोग जानते हैं कि सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा में मेन एग्जाम में एक पेपर आपका निबंध का भी होता है। ऐसे की बात हो रही है और निबंध का पेपर मेरिट बेस्ड पेपर है। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है, उसमें निबंध के नंबर भी जोड़े जाते हैं। और आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग निबंध के पेपर को गंभीरता से भी नहीं लेते हैं और उसका उन्हें परिणाम भी भुगतना पड़ता है। आप देखिए, निबंध का कोई अलग से सिलेबस नहीं है। आप लोग जी के जीएस पढ़ ही रहे हैं, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही रहते हैं। जो भी चर्चित मुद्दे रहते हैं उन पर एक सामान्य समझ आप लोग रखते हैं। अगर निबंध लिखने की आपको कला आ गई तो यकीन मानिए आप लोग अच्छे नंबर इसमें ला सकते हैं। बस आप लोगों को प्रैक्टिस भी करते रहना है। और बहुत सारे लोगों को अगर आप लोग चेक उठा के चेक करें ना, तो 40-20 नंबर मिले हुए निबंध में 250 में से। बहुत सारे लोगों को आप देखिए 155, 60, 150 इस तरह के नंबर भी मिले हुए हैं। अगर निबंध के हम लोग सिलेबस की बात करें तो आप देखेंगे एक लाइन, यहाँ आप लोगों को कुछ लाइन देखने को मिलेंगी। उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी, किनसे? जो निबंध लिख रहे हैं, कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें। आप लोगों से कहता भी हूं कि जो भी टॉपिक आप लोग, जो सब्जेक्ट विषय चुन रहे हैं निबंध के लिए, उसी के आसपास आप लोगों को लिखना है, उससे भटकना नहीं है। और निबंध हमेशा पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट में नहीं लिखना है। अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। 1000 से 1200 शब्दों में आपको लिखना है। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। जितना आपका निबंध अच्छा होगा, प्रभावी होगा, उसी हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। और देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखिए, बैलेंस बनाकर लिखना है आप लोगों को निबंध। और कोर्स, किसी सब्जेक्ट के बारे में किसी ने कुछ कहा हुआ है, महापुरुषों ने कहा हुआ है, उनकी बात कर सकते हैं। आप देखिए, कोई करेंट रिपोर्ट है, कोई इंडेक्स आया हुआ है, उसका भी उल्लेख कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका निबंध प्रभावकारी होगा। ये जैसा कि आपको मालूम है कि 3 घंटे का निबंध का पेपर होता है, 250 नंबर का रहता है। और यहाँ आप देखिए अनुदेश दिया रहता है, ये पढ़ लिया करिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। आपका अगर जो भी मीडियम है उसी में लिखना है। जैसे आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी में ही आप लगेंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए और प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णता काट दें। अगर कोई पेज खाली रह जाता है तो इस तरह से आप काट सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, खंड ए और खंड बी में प्रत्येक से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग आप देखिए 1000 से 1200 शब्दों में हो। 125 नंबर के रहते हैं दोनों, और आप देखिए टोटल 250। इसमें खंड ए में आप देखिए 4 टॉपिक दिए गए। सेक्शन ए में पहला टॉपिक कह रहा है कि आंतरिक एवं तथा बाह्य सुरक्षा देश की पहली आवश्यकता है। आप तब तक कोई योजना नहीं बना सकते जब तक कि सुरक्षा नहीं है। दूसरा कह रहा है कि राजनीति तथा धर्म सदैव एक साथ चल सकते हैं। तीसरा कह रहा है भारत में तकनीकी संस्थान कुशल बेरोजगार को उत्पन्न करने का कारखाना। 4 कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा कुछ नहीं परंतु एक प्रसंविदा है। तो इसमें आप देखेंगे 4 टॉपिक हैं, इनमें को अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है ध्यानपूर्वक, फिर आपको चुनाव करना है, उस पर आपको निबंध लिख देना है। और देखिए उसी निबंध का, उसी टॉपिक का चुनाव करिए निबंध के लिए जिसके बारे में आपके पास जानकारी हो। समझ रहे हैं आप लोग? जिसके बारे में 1000 से 1200 शब्द आप लोग लिखने की क्षमता रखते हो। अब आप देखिए, इन्होंने राजनीति एवं धर्म सदैव एक साथ चल सकते हैं, इन्होंने ये टॉपिक शुरू लिया हुआ है। धर्म मूल्यों का संरक्षण है। और हेराल्ड हाफडिंग, धर्म से आशय धर्म आप देखिए अर्थात कार्य के पालन की बात हो रही है, धर्म पालन की एक तरह से। भगवत गीता, धर्म व राजनीति के मध्य संबंध प्राचीन काल से ही शासन का एक अभिन्न लक्षण रहा है। और राजा व राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत, जिसके अनुसार राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, कि लगभग सभी प्राचीन संस्कृतियों व राज्य प्रणालियों में मान्यता प्रदान की गई है। भूमिका ज्यादा प्रशंसनीय लिखें और क्रमशः विकास दिखाते हुए दोनों के संबंध आप देखते हैं कि परिभाषित करें। इनकी कॉपी जिन्होंने चेक की हुई है ना, उन्होंने ये सुझाव दिया है कि आप ये सुझाव कर सकते हैं। आप लोगों से कहते हैं ना कि मॉक टेस्ट आप लोग दिया करिएगा, निबंध लिखा करिएगा, आंसर राइटिंग किया करिएगा, चेक करवाया करिएगा। हालांकि वर्तमान दौर में विशेषता लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण शासन प्रणाली के रूप में उदय के बाद धर्म व राजनीति के मध्य संबंधों की काफी हद तक
पुनः परिभाषित किया गया है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इस संदर्भ में पहले की तुलना की काफी आप देखते हैं काफी दिशाओं में प्रगति हुई है तथा धर्मनिरपेक्षता, बहुसंस्कृतिवाद, बहुलवाद, धर्म तंत्र बनाम लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों के अधिकार व चेतना ने संपूर्ण विश्व में इस संदर्भ में दोनों के संबंधों को पुनर्परिभाषित किया गया है। और वस्तुतः धर्म शब्द अपने आप में एक अमूर्त शब्द है जो विभिन्न व्याख्याओं के लिए आप देखते हैं कि खुला हुआ है। और धर्म शब्द रिलीजन लेटिन के रेलीगियर शब्द से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना, और इसकी निम्न संभव व्याख्याएं हैं। मनुष्य के भौतिक पक्ष को आध्यात्मिक पक्ष से जोड़ना, द्वितीय आप देखते हैं कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना, तृतीय आप देखेंगे ससीम मनुष्य को असीम परलौकिक से जोड़ना। और मैं आप लोगों से इतना भी कहता हूं कि बड़ी शुद्धता शब्दों में रखिए, थोड़ा इतना अच्छे से तो लिखिए कि समझ में आए, ठीक है। पुनः भारतीय संदर्भ में धर्म से आशय कर्तव्य को धारण करने वाला अर्थात स्वधर्म पालन, कर्तव्यों के पालन से है। धर्म की एक तीसरा संदर्भ भी है जिसके आप देखते हैं कि तहत हेराल्ड हार्वर्डिंग द्वारा धर्म की परिभाषित करते हुए कहा गया है कि आप देखेंगे कि धर्म मूलतः मूल्यों का संरक्षण है। धर्म व राजनीति के मध्य संबंधों की समीक्षा उपयुक्त 3 भिन्न व्याख्याओं रेलीगियर, स्वधर्म पालन व मूल्यों के संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए की जा सकती है। इस संदर्भ में 2 संभव पक्ष हैं। एक तो आप देखते हैं राजनीति व धर्म सदैव एक साथ चल सकते हैं। दूसरा, राजनीति व धर्म में विच्छेदन वर्तमान संदर्भ में न केवल वांछनीय अपितु अपरिहार्य भी है। और इसमें आप देखते हैं महात्मा गांधी जी द्वारा वर्णित 7 पापों में एक पाप धर्म विहीन राजनीति को माना गया है। और देखिए गांधी जी यहाँ धर्म में राजनीति की या राजनीति में धर्म की उस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की। यहाँ आप देखते हैं कि आप मान लीजिए बेटी हैं, बेटा है, या आप देखते हैं कि आप भाई बहन, कोई भी आप लोगों को एक पद मिला हुआ है ना समाज में, या फिर आप देखिए किसी पद पर हैं आप लोग, तो आप देखते हैं आपसे कहा जाता है ना कि आप अपना बेटी होने का धर्म निभाइए। उस धर्म की बात हो रही है, फर्ज की बात हो रही है, ठीक है, ना कि हिंदू मुस्लिम की। गांधी जी के अनुसार राजनीति स्वयं में साध्य न होकर व्यापक जन कल्याण का एक साधन मात्र है और सेवा मात्र है। अब आप देखिए हमारे नेताओं को धर्म की बात होती तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, लेकिन गांधी जी के हिसाब से उनका धर्म था जनता की सेवा करना, जनता का कल्याण करना। गांधी जी राजनीति में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं क्योंकि इनके अभाव में राजनीति स्वयं को साधन के साथ साध्य मानने लग जाती है और निरंकुश हो जाती है, जिससे जनता के हित को प्रभावित होते हैं। याद रहे कि गांधी जी का यह धर्म से आशय संस्थागत धर्म यानी कि हिंदू मुस्लिम से ना होकर स्वधर्म पालन अर्थात कर्तव्य पालन से है। और यदि धर्म का आशय स्वधर्म पालन से लिया जाए तो आप देखें धर्म व राजनीति सदैव एक साथ चल सकते हैं। पुनः यदि धर्म का आशय मूल्यों के संरक्षण से लिया जाए एवं इन मूल्यों में सहिष्णु हो गया सर्व धर्म संभाव, शांति, अहिंसा, प्रेम, मानवता आदि मूल्यों को शामिल किया जाए तो भी धर्म व राजनीति साथ साथ चल सकते हैं। और इसके अलावा आप देखिए यदि रेलीगियर के प्रथम 2 अर्थों को ही धर्म समझा जाए तो भी धर्म व राजनीति एक साथ चल सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी धर्म व राजनीति में परस्पर निर्भरता एवं आप देखिए एकात्मक तादाद का संबंध रहा है और लगभग सभी प्राचीन राज्य प्रणालियां मध्यकालीन सभ्यताएं चाहे वे यूरोप की हो, मध्य पूर्व में या भारतीय उपमहाद्वीप में हो, धर्म का राजनीति से गहरा व एकात्म संबंध रहा है। और आप देखते हैं कि वर्तमान संदर्भ में भी भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के बावजूद इनमें पूर्ण पर्याय आप देखते हैं कि नहीं हो पाया। और जो आप देखते हैं धर्म व राजनीति में पूर्ण पार्थक्य की व्यवहारिक समस्याओं को दर्शाता है। वह वस्तुतः धर्म आस्था का विषय है एवं आप देखिए आस्था व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक है और वे आप देखिए जो धर्म व राजनीति के पूर्ण विच्छेद में कठिनाई उत्पन्न करता है। अब आप देखिए दूसरा, राजनीति व धर्म में विच्छेदन न केवल वांछनीय वस्तु अपरिहार्य है। निसंदेह यदि धर्म का आशय स्वधर्म पालन या मूल्यों का संरक्षण या रेलीगियर के प्रथम 2 अर्थों में से लिया जाए तो धर्म व राजनीति एक साथ चलने में कोई समस्या नहीं है। परंतु प्रश्न उठता है कि क्या व्यवहार में धर्म का आशय उपयुक्त संदर्भ से लिया जाता है? इसका उत्तर बिना सोचे समझे नकारात्मक ही होगा।
अभी आप देखिए धर्म पालन की बात हो तो आप लोग क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। अर्थात धर्म से आशय व्यवहार में विकसित संस्थागत धर्मों यथा हिंदू मुस्लिम ईसाई आदि से लिया जाता है, जो कि आप देखिए रिलीजियस शब्दों के तीसरे अर्थ को संदर्भित करता है। यदि धर्म का आशय इस संदर्भ में से है तो धर्म व राजनीति का एक साथ चलना बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है। विश्व के सभी धर्मतंत्र राज्यों के ऐतिहासिक अनुभव से स्पष्ट होता है कि कोई भी ऐसा धर्म तंत्रात्मक राज्य नहीं हुआ जहां आप देखिए धर्मों के हितों की रक्षा राज्य के प्रमुख धर्म के समान हुई हो, या धर्म के साथ राजनीति को संबद्ध करने की चुनौती को दर्शाता है। धर्म व राजनीति में विच्छेद की आवश्यकता सर्वप्रथम यूरोप व अमेरिका जैसे राज्यों में महसूस की गई, जो आप देखिए मोटे तौर पर सजातीय राज्य धर्म थे। एक धर्म की मानने के बावजूद इन राज्यों में राजनीति को धर्म से पृथक करने की आवश्यकता महसूस की गई। यह तथ्य दर्शाता है कि राजनीति धर्म में वर्तमान में तदात संबंध स्वीकार नहीं है। इसी अवधारणा को दूसरे शब्दों में धर्म निरपेक्षता के नाम से भी जाना जाता है, जो राजनीति व धर्म में पूर्ण पार्थक्य का पुरजोर समर्थन करती है। और पुनः यदि राजनीति को धर्म से संबद्ध कर दिया जाए तो बहुमत के धर्म को राज्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकमात्र धर्म के रूप में अपनाने की जोखिम बन सकती है, और आप देखते हैं बनी रहती है। और ऐसी परिस्थिति अन्य धर्मों के नागरिकों को और उनके कल्याण हेतु पूर्णतः राज्य की इच्छा पर निर्भर बना देती है। और भारत विभिन्न धर्मों की जन्मस्थली है। आप देखते हैं यहाँ तो आप देखें हिंदू मुस्लिम जैन ईसाई सब धर्म देखने को मिलते हैं। विश्व में लगभग प्रत्येक धर्म को मानने वाले यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे विविधतापूर्ण भारत समाज में धर्म व राजनीति को परस्पर संबद्ध करने की बेहद जोखिम निहित है। और इसमें शब्द शुद्धता रखिएगा जरूर। यह भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के समक्ष कई चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। सार्वजनिक लोक व्यवस्था को उथल पुथल कर सकता है, जिसका एक उदाहरण हाल ही में आप देखिए डेरा सच्चा सौदे के मामले में हरियाणा सरकार व प्रशासन की विफलता के रूप में देखा जा सकता है। और बहुसंस्कृतिवाद व बहुलवाद जैसी अवधारणाएं भी धर्म व राजनीति की परस्पर संबद्धता का विरोध करती हैं। और धर्म व राजनीति में परस्पर संबद्ध कई अल्पसंख्यक व छोटी संस्कृतियों पर आप देखिए पहचान का संकट उत्पन्न कर सकती है। और इसमें परस्पर आप देखिए विच्छित अवसरभावी है, आवश्यक नहीं है। आप देखते हैं कि बहुलवादी समाज होकर भी बाइबल पर शपथ का प्रावधान करता है। चलिए ये सुधार करने के लिए बात हुआ कि ये शामिल कर सकते हैं। और राज्य पंथनिरपेक्षता भारतीय संविधान की मौलिक खांचे का अंग है। भारतीय पंथनिरपेक्षता का मॉडल राज्य व धर्म के मध्य सैद्धांतिक दूरी बनाए रखने की अपेक्षा करती है। हालांकि यह राज्य को अंतर धार्मिक व अंतर धार्मिक विरोधों को चुनौती देने का अधिकार देता है। पश्चिमी अवधारणा की पर्याप्तता यहाँ तटस्था बन जाती है, परंतु भारतीय शासन का स्वरूप भी राजनीति व धर्म को पूर्ण विच्छेद की मांग करता है। उदाहरण के लिए आरपी एक्ट की धारा 123(3) के तहत धर्म, जाति, सभ्यता, नस्ल, भाषा आदि आधारों पर वोट मांगने को निहिरता का एक आधार माना गया है और सबको बराबर सम्मान देता है। धर्म के प्रति उदासीन नहीं है और धर्म की स्वतंत्रता मूल अधिकार है, ये आप देखिए। और विच्छेद नहीं धर्म का दुरुपयोग होने से बचाता है। और निष्कर्षतः भारत जैसे एक विविध बहुलवादी बहुधर्मी बहुसांस्कृतिक देश में धर्म व राजनीति को पूर्ण रूप से पृथक करना न केवल राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आवश्यक अपितु आज़ादी के 70 सालों से निरंतर आप देखते हैं कि अक्षुण्ण व अखंड भारतीय एकता का अखंडता को बनाए रखने की गारंटी भी देता है। बिना इसके समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व जैसी राजनीतिक आदर्श तथा सहिष्णुता, सर्वधर्म संभाव, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं वसुधैव कुटुंबकम जैसे नैतिक आदर्शों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। स्वयं लोकतंत्र की आधारशिला व विचार भी राजनीति व धर्म के साथ साथ चलने का समर्थन नहीं है। याद देखिए, यथासंभव संतुलित निष्कर्ष रखने का प्रयास करें। संवैधानिक मूल्यों की स्पष्ट है, धर्म और राजनीति साथ साथ चल सकते हैं, अनुचित हस्तक्षेप न करें। धर्म राजनीति दोनों मानव कल्याण हेतु है, सिद्धांत कोई विरोध नहीं है, प्रश्न इसके स्वरूप को लेकर है। नैतिकता व मानवता मुक्त युक्त धर्म राजनीति की बल प्रदान कर सकता है। 42 नंबर दिए गए 150 में से। ये आप देखेंगे, एक और आपको बात बता दूं ना इसमें, कि आप देखेंगे कि एक आप लोगों को एक यूपीएससी के सिलेक्टेड हैं 2017 में, आप देखिए 587 रैंक थी। मुकेश कुमार लोनायत इनका नाम है, उनका निबंध की कॉपी है ये, समझ रहे हैं आप लोग, जो दृष्टि में उन्होंने टेस्ट दिया होगा। तो 150
250 नंबर का है ना, तो 125 नंबर का एक निबंध है आपका। 125 में से इन्हें कितने नंबर दिए गए हैं? 42 नंबर इन्हें प्राप्त हुए हैं। कितने? 42 नंबर मिले हैं। अब इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? आपके पास कोई सुझाव है तो आप लोग नीचे बता सकते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, यानी कि सेक्शन बी, खंड बी। तो इसमें भी 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, विषय। इनमें से एक आपको चुनना है। कर्तव्य के बिना अधिकार ठीक उसी समान है जैसे उत्तरदायित्व के बिना सत्ता। दूसरा कह रहे हैं सत्याग्रह पर आधारित युद्ध सदैव 2 प्रकार के होते हैं। पहला अन्याय के विरुद्ध युद्ध, दूसरा हमारी स्वयं की दुर्बलता से लड़ाई। तीसरा कह रहा है रोजगार सृजन सबसे बड़ी चुनौती है। 4 कह रहा है कि स्वच्छ आत्मा, मस्तिष्क एवं शरीर भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बुराइयों से लड़ने का के नए हथियार हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि 4 टॉपिक दिए गए आपके सामने। तो इन्होंने चुना है रोजगार सृजन सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरा टॉपिक चुना है वर्तमान में भारत जनांकीय लाभांश की स्थिति में है, यानी कि युवा आबादी हमारी। और क्योंकि एक और विश्व की अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आगामी दशकों में श्रम आपूर्ति की संख्या मांग की तुलना में कम होने का अनुमान है, वहीं भारत एक श्रम अधिक वाला देश बने रहने के अनुमान में है। और डेमोग्राफिक डिविडेंस की यह प्राकृतिक स्थिति भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर हो सकती है यदि इसके कुशल रोजगार में परिवर्तित कर दिया जाए। तो वहीं इसके साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है जनसंख्या के इतने बड़े भाग में आप देखते हैं कि भाग हेतु रोजगार सृजन की समस्या। कई अध्ययनों से अब इस ओर इशारा किया है कि यदि समय रहते इस डेमोग्राफिक डिविडेंड की संभावना को साकारित नहीं किया गया तो इसके भयंकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक निहितार्थ हो सकते हैं। और कुछ अध्ययनों में डेमोग्राफिक डिविडेंड के अवसर के साथ साथ इसके डेमोग्राफिक डिजास्टर में परिवर्तित होने की चिंताओं की ओर इशारा किया गया है। और आप देखें आंकड़ों की ओर नज़र दौड़ाई जाए तो इस संदर्भ में आप देखते हैं कि हाल ही में के रुझान भी प्रोत्साहित करने वाले नहीं हैं। और आप देखिए श्रम मंत्रालय द्वारा प्रकाशित श्रम व रोजगार सर्वे में भी श्रम सृजन की दर में गिरावट की ओर चिंता प्रकट की गई। पिछले 4-5 वर्षों में रोजगार दर में वृद्धि की बजाय गिरावट आई है। बढ़ती विकास दर के साथ रोजगार सृजन में आई यह गिरावट चिंतित करने वाली है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा परंपरागत रूप से रोजगार हेतु कृषि पर आश्रित रहा है। हालांकि मौद्रिक मूल्य के दृष्टिकोण से तो जीडीपी में कृषि की भूमिका तीव्र गिरावट आई है, जो वर्तमान में आप देखिए करीब 13% के आसपास है। परंतु रोजगार के दृष्टिकोण से कृषि आज भी आधे से अधिक भारतीय श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। कृषि के क्षेत्र में यह अदृश्यवत छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न करता है। और कृषि क्षेत्र में श्रम गुणवत्ता काफी निम्न स्तरीय है। आज़ादी के पिछले 70 वर्षों में हालांकि हमने काफ़ी प्रगति की है, परंतु रोजगार सृजन की दृष्टिकोण से सबसे बड़ी विफलता वैश्विक पालनों के विपरीत समय के साथ विनिर्माण क्षेत्र के एक प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र के रूप में न उभर पाना रहा है। विनिर्माण क्षेत्र जिसमें आप देखिए अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन बनने की क्षमता है, कि यह विफलता न केवल आर्थिक विकास की क्षमताओं को कम करती है अपितु इसके अन्य क्षेत्रों यथा सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक, आंतरिक सुरक्षा व सांस्कृतिक सौहार्द आदि में भी गहन निहितार्थ होते हैं। फिर आप देखेंगे सामाजिक दृष्टिकोण में से एक ओर जहां हम ज्ञान आधारित समाज व अर्थव्यवस्था निर्मित करने का स्वप्न देख रहे हैं, वहीं गांव से लेकर आप देखिए शहरों तक युवा और कार्यशील जनसंख्या को क्षमता अनुरूप रोजगार का न मिल पाना कई सामाजिक समस्याएं, जिनमें आप देखिए अपराध की बहती प्रवृत्ति, चोरी, लूटपाट, मानसिक अवसाद प्रमुख हैं। और इसके लिए आप देखते हैं कि इसके लिए प्रजनन भूमि का कार्य करती है। ऐसी युवा इनके प्रति सुवेद होते हैं। कुछ परिस्थितियों में यह महिला देह व्यापार, तस्करी, ड्रग्स तस्करी के प्रति भी सुवेद हिस्से को संवेदनशील लक्ष्य बनाता है। और भारत में आप देखिए रोजगार सृजन की समस्या आर्थिक मुद्दा होने के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा से भी घनिष्ठ भय से संबंधित है। हाल ही के दिनों में आप देखिए कश्मीर से पढ़े लिखे युवाओं, इंजीनियरों के अलगाववादी व चरमपंथी संगठनों से जुड़ने की खबरें आई हैं। पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद की समस्या का मध्य व पूर्व आप देखते नक्सलवाद व वामपंथी उग्रवाद हेतु के जिम्मेदार कारकों में एक प्रमुख कारक विकास प्रक्रिया में इन क्षेत्रों को हाशिए पर रखा जाता है। और भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु भी रोजगार सृजन अत्यंत आवश्यक है। कुछ आप देखिए
सीमित संदर्भों में सांस्कृतिक सौहार्द के दृष्टिकोण से भी रोजगार सृजन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसका अभाव कई धर्म समुदायों, पंथ आधारित, जाति आधारित उग्र समूह हेतु इन्हें एक असमान वस्तु आप देखते हैं लक्ष्य बना देता है, सुविध लक्ष्य। प्रश्न उठता है कि बढ़ती आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारत रोजगार सृजन की समस्या से क्यों ग्रसित है। वस्तुतः इस हेतु अनेक कारक जिम्मेदार हैं। भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्व का करीब 2.4% भूभाग कवर करता है। लगभग संपूर्ण वैश्विक जनसंख्या का 1/5 भाग आप देखते हैं भारतीय जनसंख्या है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनसंख्या का बेहद आकार स्वयं के रोजगार सृजन के समक्ष एक समस्या भी है। इसके अलावा आप देखिए भारतीय जनसंख्या की संरचना भी इस हेतु जिम्मेदार है। वैश्विक पैटर्न में आप देखिए जहां विश्व की अधिकांश स्थिति विकसित अर्थव्यवस्थाएं बूढ़ी होती जा रही हैं, यानी कि लोगों की। उदाहरण के लिए 2025 तक अमेरिका की औसत आयु 39, जापान की 47 का अनुमान है। वहीं भारत की औसत आयु उस समय मात्र आप देखते हैं कि 29 वर्ष होगी। आशा है कि भारत एक युवा देश है। अब इसका फायदा भारत उठा पाता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। भारत में श्रमिकों का निम्न स्तरीय कौशल भी इस हेतु जिम्मेदार है। भारत की कौशल श्रमिकों का अनुपात कुल श्रमिकों का 2-3% है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की संरचना भी इसलिए हेतु जिम्मेदार है। इसलिए आप देखते हैं कि नई शिक्षा नीति भी आई हुई है। सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में भी रोजगार पहलू व वोकेशनल शिक्षा की अवहेलना की गई है। उच्च स्तरीय आप देखते हैं शिक्षा व तकनीकी शिक्षा को भी अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया है। और भारतीय आर्थिक नियोजन की प्रणाली भी इस हेतु जिम्मेदार अन्य कारक हैं। 1991 के वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक एक बंद अर्थव्यवस्था भी थी। विकसित देशों की तुलना में भारत में निजी क्षेत्र का अनेक आर्थिक क्षेत्रों व व्यवस्थाओं में प्रवेश काफ़ी बाद से हुआ है। और इसके अलावा आप देखते हैं कि विदेशी निवेश पर अनेक प्रकार की बंदिशें भी, जिन्होंने भारत में एक सशक्त निजी क्षेत्र जो बड़ी संख्या में दक्ष व कुशल श्रमिकों को रोजगार दे पाता सृजित नहीं हो सका है। इसके अलावा आप देखिए नीतिगत स्तर पर भारतीय आर्थिक विकास का दृष्टिकोण प्रतिशत बिंदु वृद्धि दर पर केंद्रित रहा है, न कि विकास के गुणात्मक पहलुओं पर। प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरशाही की आप देखिए लाल फीताशाही, व्याप्त भ्रष्टाचार भी इस हेतु जिम्मेदार है। स्पष्ट है कि भारतीय संदर्भ में रोजगार सृजन न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से अपरिहार्य है, अपितु इसके गहन सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, सुरक्षात्मक निहितार्थ भी हैं। प्रश्न उठता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिजास्टर में बदलने से बचाने इस क्षेत्र में नैतिक वैश्विक दृष्टिकोण से उपजे अवसरों को लाभ में कैसे आप देखते हैं कि परिवर्तित किया जाए। निसंदेह इस हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। रोजगार सृजन की चुनौती कोई आकस्मिक चुनौती नहीं है। इसकी जड़ें भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, शासन की प्रकृति में निहित हैं, और अतः इस हेतु आप देखिए न हेतु केवल अल्पावधि अपितु दीर्घावधि उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। और आप देखिए श्रमिक विकास योजनाओं में कौशल विकास को इस हेतु एक समाधान के रूप में सुझाया गया है। वर्तमान सरकार ने इस दिशा में वृद्धि करते हुए राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इस फ्लैगशिप कार्यक्रम के अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, राष्ट्रीय प्रशिक्षु विकास कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया शुरू किया है। इस मौजूदा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन पर आप देखते हैं कि ध्यान दिया जाना आवश्यक है। वर्तमान भारतीय श्रम की कुशलता व उत्पादकता वैश्विक दृष्टिकोण से अत्यंत निम्न स्तरीय है, जिस पर आप देखिए सीख ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। दूसरे क्षेत्रों जो कि इस दिशा में दीर्घावधिक परिवर्तन हो सकता है वह है शिक्षा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट हालांकि इस मुद्दे को आप देखिए संबोधित करता है और भारतीय शिक्षा को और अधिक व्यवसाय परक बनाने की आवश्यकता है। और आप देखिए सभी राज्यों में ग्रामीण स्तर पर वोकेशनल व प्रभावी कंप्यूटर शिक्षा को लागू करना व इस हेतु एक निगरानी व ऑडिटिंग व्यवस्था की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। उच्च स्तरीय शिक्षा प्रणाली विशेषता तकनीकी शिक्षा के स्तर को बनाने की आवश्यकता है। FICCI के एक सर्वे के अनुसार भारतीय इंजीनियरों के आप देखें कि 65% नियोक्ता उनके प्रदर्शन के प्रशिक्षण के स्तर से ही खुश नहीं है। कई सेवा प्रदाता कंपनियों को अपने स्वयं के प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर सम्मान खोलने की नौबत आई है। उदाहरण के लिए विप्रो, इन्फोसिस जो आप देखते हैं कि जो भारतीय तकनीक सेवा की गुणवत्ता हेतु एक दर्पण है। किसी क्षेत्र को जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है वह रोजगार को सामान्य कृषि गतिविधियों तक ही सीमित करता है। सरकार को नीतिगत व वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों तक
श्रृंखलाबद्ध कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को विकेंद्रीकृत व सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि कृषि में रोजगार की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और आदर्श बेरोजगार की समस्या से आप देखते हैं निपटा जा सके एवं 2022 तक इस किसानों की आय को दोगुना किए जाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। ये 2017 में लिखा गया था ना निबंध, तो इसलिए राज्यों की नीति आयोग द्वारा स्थापित मॉडल लैंड लीज लॉ को अपनाने की जरूरत है ताकि संविदा कृषि व कृषि प्रसंस्करण में निजी क्षेत्र को आकर्षित किया जा सके और रोजगार व सृजन की चुनौती से निपटने हेतु सर्वाधिक व सर्वोच्च प्राथमिकता बना क्षेत्र वाला विनिर्माण क्षेत्र। जब तक कि विनिर्माण क्षेत्र कार्यशील जनसंख्या के बड़े भाग को रोजगार प्रदान करने में आप देखते हैं कि सक्षम नहीं होगा, तब तक रोजगार सृजन की चुनौती व चक्रव्यूह से बाहर निकलना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास का इंजन होता है। भारतीय सकल रोजगार में इस क्षेत्र की भूमिका 1/5 भाग से भी कम है, जो चिंता का विषय है। और इसके अलावा आप देखिए इस क्षेत्र में काम करने वाले कारक 90% से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह समस्या का इसका पहलू है। और आप देखिए निर्माण क्षेत्र में हमें दोहरे दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है। प्रथमतः हमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों को सुदृढ़ तथा और अधिक विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खादी अन्य ग्रामोद्योग से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, जो आरंभ से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे। दूसरे पहलू के तहत आप देखिए हमें मेक इन इंडिया को अत्यंत प्रभावशाली दृष्टिकोण से विकसित किए जाने की आवश्यकता है। विनिर्माण क्षेत्र को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ साथ प्रत्येक सब सेक्टर विशिष्ट योजनाओं ऋण प्रोत्साहन व नीतिगत व संस्थागत समर्थन की आवश्यकता है। ये आप देखें भारतीय समाज में प्रभावी रोजगार सृजन की सर्वाधिक क्षमता इन्हीं में है। चलिए और आप देखिए इस हेतु सरकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद की मूल भावनाओं को अपनाने जाने की आवश्यकता है। सेवा क्षेत्र की कुशल रोजगार प्रदान करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र। मौद्रिक दृष्टिकोण से जीडीपी में करीब 60% योगदान देने वाला यह क्षेत्र रोजगार की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रेस्तरां और आउटसोर्सिंग आदि को शामिल करने वाला राज्य क्षेत्र को भी 2025 तक वैश्विक सेवा व्यापार के 15% हिस्से को पाने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संस्थागत नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। निष्कर्षतः वर्तमान में न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था अपितु एक समावेशी व सतत विकास, समावेशी समाज, सांस्कृतिक सौहार्द, आंतरिक सुरक्षा व क्षेत्रीय असमानता जैसे मुद्दे संबोधित करने हेतु भी रोजगार सृजन अत्यंत आवश्यक है। यदि भारतीय कार्यशील जनसंख्या हेतु अपेक्षित रोजगार सृजित करने के लक्ष्य को समय पर प्राप्त कर लिया जाए तो आप देखिए भारत 21वीं सदी में न केवल एशिया अपितु संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम हो। उचित दृष्टिकोण आप देखेंगे स्वरोजगार की आवश्यकता पर आप देखते हैं कि अधिक बल दें, ये कहा जा रहा है। ये 55 नंबर मिले हैं, 125 नंबर में से इन्हें 55 नंबर दिए गए हैं। इस पे भी क्या सुधार किया जा सकता था कि और स्कोर बढ़ाया जा सकता था, ये आप लोग बताइएगा। अब आप देखिए इन्हें 250 में से टोटल नंबर दिए गए 97, ठीक है। तो इस तरह की कॉपियां देख देख के आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों से, ये कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं आप लोग। बताइए आपका कोई सुझाव हो, मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो, ठीक है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मेहनत करते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए थोड़ा।